Hi everyone, my name is Dharmendra Pandey. Today we are doing podcast with Mr. Nitin Gusar. He is having 20 plus years of experience in equity segment. Currently he is the fund manager for Bank of India Mutual Fund and managing 4 schemes. Welcome to Big Wallet, sir. Thank you, Dharmender. Thank you for having me on Big Wallet Show. Thank you. सर यहाँ पे आने के बाद आपका पहला फंड जो लॉन्च था वो मल्टी कैप था जो कि 2023 में लॉन्च किए थे आप। अभी तक रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और 1000 प्लस एवीएम है। तो आपको जब आप आए तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? सबसे बड़ी चैलेंज कोई भी फंड मैनेजर के लिए यही होती है कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट आप वो टाइम पे जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसको भी ध्यान में रख के बनाइए, प्लस जो मिड एंड लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट या जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो पर्टिकुलर स्कीम का जो मैंडेट है उसको ध्यान में रख के एक मिला जुला एक पोर्टफोलियो बनाना वो सबसे बड़ी एक चैलेंज होती है। एंड सेकेंड, उसके बाद की जो चैलेंज होती है कि जब आपके रिटर्न्स जनरेट होना शुरू होते हैं तो इन्वेस्टर्स भी थोड़ा टाइम लेते हैं, एसेस करते हैं कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो सही मायने में सस्टेनेबल प्रोसेस है। वहाँ पे रिपीटेबिलिटी कि वो बार बार आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सेम रिजल्ट आ रहे हैं या वेरिएबल रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको भी वो गेज करते हैं, उसको भी वो एसेस करते हैं। एंड देन उसके बाद वो अपना ट्रस्ट बनाना आप पे शुरू करते हैं। तो ये दोनों फेज एक चैलेंजिंग होता है कोई भी फंड मैनेजर को स्टार्ट करने के लिए। सर मल्टी कैप स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप। तो आज की मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो रिमेनिंग 25% है उसको आप कहाँ देखते हैं, कौन से सेक्टर में होना चाहिए, जो चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है अभी? सो मल्टी कैप में राइटफुली आपने पॉइंट आउट किया, 25 लार्ज मिड और स्मॉल में अलोकेशन कंपलसरी एज पर दी मैंडेट। जो लास्ट 25% है वो जो फंड मैनेजर है उसकी कन्विक्शन के हिसाब से आप एलोकेट कर सकते हैं। शायद ये 1 साल पहले अगर आप मुझे पूछते तो लार्ज पार्ट ऑफ एलोकेशन लार्ज कैप ओरिएंटेड था। इन लास्ट 1 ईयर स्पेशली इन लास्ट 6 मंथ ये एलोकेशन धीरे धीरे ड्रिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप की ओर। तो आप देखेंगे पोर्टफोलियो में वो चेंजेस ओवर लास्ट 1 ईयर हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी विजिबल होंगे। सर राइट नाउ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो मेटल्स एंड एनर्जी के पीछे रीजन है 2026 के कॉन्टेक्स्ट में, आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए? अगर हमारे पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो मेटल एंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी समय से रहा है। स्पेशली कुछ एक हमारे पोर्टफोलियो में जो वेट्स हैं काफ़ी बॉटम अप बेसिस पे हमने स्टार्ट किए थे बिल्डअप करना। जैसे कि एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है कमोडिटीज़ का। जब हमने उसको एसेस किया तो हमें लगा कि इंडिया का ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो पर्टिकुलर कमोडिटी का सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। एंड उसकी जो प्रमोटर लेवल पे डेट की प्रॉब्लम चल रही थी, अगर वो थोड़ी भी रिज़ॉल्व होती है, जो हमें दिखाई दे रही थी कि वो लोन रिपे कर रहे हैं, क्यूआईपी रेज़ करके, पैसा रेज़ करके। अगर वो थोड़ी भी रिज़ॉल्व होते हैं तो वहाँ पे फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी कि वैल्यू को आप अनलॉक कर सकते हैं। ओके। तो हमारा पोज़ीशनिंग वहाँ से शुरू हुआ, फिर आने वाले समय में जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टर्न अप हुई, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें उसमें भी बेनिफिट मिला बिकॉज़ जनरली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एनर्जी इन्फ्लेशन या क्रूड ऊपर जाता है। अगर क्रूड काफ़ी समय तक ऊपर रहता है तो मेटल पे भी इन्फ्लेशन थोड़ा उसका पास डाउन होता है। तो ये दोनों सिचुएशन का बेनिफिट हमें वो पर्टिकुलर पोज़ीशनिंग से मिला। सर आपका फार्मा और एग्री में एज अ रिसर्च एनालिस्ट एक्सपीरियंस रहा है, तो एज अ फंड मैनेजर आपको लगता है कि एक जो रिसर्च एनालिस्ट हुँ। के तौर पे आपने सेक्टोरल में काम किया उसका वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ होता है? एज़ एन आउटसाइडर आपको शायद इतना टीम बिल्डिंग या टीम में जो हिसाब से ग्रूमिंग होती है, मैं जस्ट आपको एक उसका पिक्चर दे सकता हूँ। बहुत सारी टीम में ये प्रोसेस भी होता है, एंड आई एम थैंकफुल कि मेरे जो भी सीनियर्स रहे हैं जहाँ पे मैंने काम किया है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, उनकी एक सतत कोशिश रही है कि एज़ एन एनालिस्ट जो आप वो सेक्टर देख रहे हैं तो उसमें आप स्ट्रक्चर्ड व्यू एक रखते हैं। एंड जब आप वही चीज़ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के वक़्त आपका जो एनर्जी आप यूज़ करते हैं, इन दोनों के बीच में आप डिस्टिंक्शन लेके आएँ। जैसे कि जब आप एनालिस्ट रहते हैं, तो आप अपने ही पोर्टफोलियो पे ध्यान देते हैं, जैसे ही आप फंड मैनेजर बनते हैं, तो उसके बीच का जो एक दरमियान होता है, यू आर ट्रेन्ड टू हैव अ पर्सपेक्टिव, टू हैव अ व्यू, टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि बाकी सब सेक्टर्स में क्या हो रहा है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक चैलेंज दिया जाता है कि आप
सेक्टर के रिस्क रिवॉर्ड को एक पैकिंग ऑर्डर में डालें, एंड ताकि धीरे-धीरे आपका एक माइंड वो मोल्ड बनता जाए, एंड फिर वो आप जो माइंडसेट आपका बनता है, जो आपकी स्ट्रैटेजी बनती है, राइट, उसको आप पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट करें। राइट, तो कोशिश यही होती है कि एनालिस्ट का माइंडसेट एक तरीके से हो और फंड मैनेजर का माइंडसेट एक तरीके से हो। सो एक दिमाग में 2 तरीके के विचार आके फिर राइट। वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। सर अब जाते हैं जियोपॉलिटिक्स एंड मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे। 28 फरवरी को यूएस इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकली ब्लॉक हो गया। क्रूड ऑयल $100 के ऊपर चला गया। ऐसे इवेंट में इंडिया की इन्फ्लेशन और रुपी दोनों को हिट किया। एज अ फंड मैनेजर क्या आप फरवरी में ये ब्लैक स्वान देख रहे थे या आप जेन्युइनली अनप्रिडिक्टेबल था? सो थैंकफुली अगर आप देखने जाएँ, और मे बी अनफॉर्च्यूनेटली, थैंकफुली तो नहीं कहना चाहिए, बट अनफॉर्च्यूनेटली अगर आप देखने जाएँ तो लास्ट कोविड के बाद का जो ग्लोबल एनवायरनमेंट रहा है, देयर आर मैनी स्ट्रॉन्ग लीडर्स अक्रॉस मैनी कंट्रीज़, एंड जिनका अपना एक पर्सपेक्टिव है पॉलिटिक्स को लेके, एंड उसका एक इन्फ्लुएंस भी होता है, एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच देयर इज़ अ डिग्री ऑफ स्ट्रेस व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स। एंड हाल फिलहाल में जैसे आपने पॉइंट आउट किया, ईरान और यूएस के बीच में भी एक से स्ट्रेस हो गया था। एज अ फंड मैनेजर्स आवर ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो भी सिचुएशन हो, उसको हम गेज करें, उसकी डेप्थ को हम ट्राई करें समझने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली रीअसेस करें कि हमारा पोर्टफोलियो जो बना है, क्या अगर उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले आउट होता है तो उसको हम बैलेंसिंग वे में हमारे पोर्टफोलियो में डाल पाएँगे, जो हमारी पोर्टफ़ोलियो की पोज़ीशनिंग है उससे हिट होगी या उससे बच के रह सकते हैं, वो एक हम रीअसेस करते हैं। ब्लैक स्वन इवेंट की बात होती है तो जितना भी हमने देखा है, जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमें लगता है कि मैग्नीट्यूड छोटा है। ब्लैक स्वन एक ऐसे इवेंट है जहाँ पे इवेंट हमें पता होता है, बट उसकी जो गहराई होती है, वो समय बीतने के बाद ही समझ में आती है कि इसकी गहराई ज़्यादा थी। जैसे कोविड एक ब्लैक स्वन इवेंट थी, कोविड हो रहा था, दिसंबर से फ़ेब सबको पता थी। बट सडनली फ़ेब के बाद हमें उसकी गहराई पता चली और हमने उसको रिएक्ट किया। तो अगर गहराई ज़्यादा होती है, हमारी सोचने की कैपेबिलिटी से ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं, "अरे बाप रे! ये कुछ अलग हो गया, ब्लैक स्वान इवेंट हो गई।" बट अगर हमारी सोचने की कैपेबिलिटी के अंदर होता है, तो एज़ अ फंड मैनेजर हमारा ये कर्तव्य है कि हम हमारे पोर्टफोलियो को रीअसेस करें एंड एडजस्ट करें। सर ईरान वॉर का इंडिया पर डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ा? क्रूड कॉस्ट, रुपी डेप्रिसिएशन, एफपीआई आउटफ्लो, $26 बिलियन इस साल निकल चुका है इन 5 महीनों में और आरबीआई को रेट कट रोकना पड़ा। अगर मैं सब देखा जाए तो इंडिया की डीकपलिंग स्टोरी कितनी रियलिस्टिक लगती है आपको? सो इंडिया की डीकपलिंग जो स्टोरी है, वो लार्जली डिमांड ओरिएंटेड थी। जैसे हमारी जो पॉपुलेशन साइज़ है लगभग 140 करोड़ की जनता है। तो हम अपने आप में ही एक ग्रोथ इंजन है, एक डिमांड इंजन है। तो जनरली जब हम कहते हैं कि हम डीकपल्ड हो चुके हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारी डिमांड इतनी अच्छी है कि शायद हमें एक्सपोर्ट की ओर ना भी इतना रिस्पॉन्स मिले, तो भी हम अपनी ग्रोथ को सर्वाइव कर सकते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम हमारे अपनी जो एक्सपोर्ट्स कैपेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उसको हम ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, तो हमारी ग्रोथ कहीं न कहीं वो धीमी हो जाएगी। कीपिंग इन माइंड यूएस एंड ईरान की जो सिचुएशन है, डीकपलिंग को तो ज़्यादा प्रभावित मैं नहीं कहूँगा। जनरली कॉमन मुद्दा यहाँ पे क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल और गैस, या हम कहेंगे एनर्जी। अगर एनर्जी का प्रभाव या फ्लो अगर रुक जाता है, तो उसका प्रभाव प्राइसेज़ पे पड़ता है। इंडियन इकोनॉमी अनफॉर्च्यूनेटली 80% हम एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं, तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। बट जितना मैं समझता हूँ, जो हिसाब से लास्ट 4 या 5 साल में हम एफटीए ड्राफ्ट कर रहे हैं, एफटीए साइनिंग ऑफ कर रहे हैं अलग-अलग कंट्रियों के साथ, आई थिंक इंडिया अपने आप को आगे लेके जा रहा है। इंडिया अपने आप को इतना इंटीग्रेट करना चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन में, गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड फॉरवर्ड ओरिएंटेड हो जाएगा। आई थिंक इंडिया इज़ नाउ टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, एंड विथ दिस क्राइसिस आई थिंक वी विल इमर्ज मोर स्ट्रॉन्गर। तो सर इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है नेक्स्ट 10 इयर्स, 15 इयर्स में एज अ फंड मैनेजर आप कहाँ देखते हैं? सो ग्रोथ के अलग-अलग इंजिन्स होते हैं। एक होता है जो हमारे इंटरनल डिमांड ड्राइवर्स हैं, जो हमारी कंज़म्पशन स्टोरी है।
दूसरा होता है जो हमारी गवर्नमेंट की बैलेंस शीट है, जो कैपेबिलिटी है, ताकि वो री-इन्वेस्ट करें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो कहाँ पे है? एंड तीसरा होता है एक्सपोर्ट्स। ये तीनों पे मुझे लगता है हम सही मायनों में अच्छा काम कर रहे हैं। डिमांड अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने लास्ट 2 साल में काफ़ी अच्छा काम किया कि कंज़म्पशन को वापस एक बूस्टर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ बजट में जो अनाउंसमेंट किए हैं टैक्सेशन को लेके, उसके बाद जो जीएसटी में थोड़ी बहुत छूट दी। कमिंग टू बैलेंस शीट जो गवर्नमेंट के हम देखें, इम्पैक्ट हुआ बट इतना भी इम्पैक्ट नहीं हुआ कि हम डीरेल हो गए। आई थिंक हम अपने आप को वापस सँभाल सकते हैं एंड वापस कमबैक कर सकते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टोरी है, उस पे वापस एक तरीके से हम ज़ोर लगा के वापस आएँगे। रेल, रोड्स, एयरपोर्ट्स अगर आप देखें ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। आई आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू स्टॉप। इट कैन स्लो डाउन बट इट विल नॉट स्टॉप। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट जैसे हमने कहा एफटीए को लेके, आई थिंक इंडिया में एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक हम जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद हमें पॉजिटिवली सरप्राइज़ भी कर सकती है। और ये जो कंजम्पशन थीम लास्ट 1 साल से हम बातें कर रहे हैं सर, अभी तक कंजम्पशन जो थीम है उतना चला नहीं है, जैसा चलना चाहिए। हुँ, तो आने वाले दिनों में आपको दिख रहा है कंजम्पशन, क्योंकि 8 पे कमीशन भी अभी लग जाएगा, हुँ, तो उसके वजह से थोड़ी हो सकता है कि डिमांड बढ़े। हुँ। तो उसके वजह से कंजम्पशन थीम एज़ ए इंडियन इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि अभी चलना चाहिए कंजम्पशन थीम? सो इंडिया में अगर आप देखने जाएँ तो कंज़म्पशन हम कहते हैं के शेप। के शेप में जनरली क्या होता है, एक ऊपर का वर्ग होता है, एक मध्यम या नीचे का वर्ग होता है। ऊपर का जो वर्ग है उनकी जो स्पेंडिंग या कहूँगा कि सेविंग्स इतनी ज़्यादा है तो उनके पास एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करने का पूल काफ़ी बड़ा है। और जो मध्यम और नीचे का वर्ग है वो थोड़ा ये जब शॉक्स वाले सिचुएशंस आते हैं या इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट आता है, तो वो अपने सेविंग्स को यूज़ करने लगते हैं। तो उनकी जो कैपेबिलिटी है स्पेंडिंग की वो थोड़ी डिटोरिएट हो जाती ओके। है। बट जो ऊपर का वर्ग है उनकी सेविंग्स काफ़ी हद तक इंटैक्ट रहती है, उनकी स्पेंडिंग पावर काफ़ी हद तक इंटैक्ट रहती है। तो आपने देखा होगा लास्ट 2-3 साल में डिस्पाइट कोविड का शॉक अगर हम देखने जाएँ तो रियल एस्टेट की स्पेंडिंग हमारी बढ़ी है। हम बड़े घर लेना चाहते हैं, लाइक गाड़ियाँ भी देखें तो हम एसयूवी के नीचे अभी बात नहीं करते हैं। अगर हम ट्रैवल भी देखें तो एवरीबॉडी लव्स टू ट्रैवल, जो हम 5 साल पहले शायद ट्रैवल साल में 1 बार करते थे, तो अभी 2 बार करते हैं। तो आई थिंक ये पैटर्न्स जो चेंज हो रहे हैं, अनफॉर्च्यूनेटली इंडिया में 2 वर्ग हैं, तो केव शेप का जो आउटकम हम देख रहे हैं, तो आपको बड़े पैमाने में वो चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंजेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे। सर, ये जो मोदी जी ने बोला है कि गोल्ड आप जो है रिक्वेस्ट किए हैं कि गोल्ड आप कम खरीदिए, उसकी वजह से हमारे हुँ, फॉरेन रिज़र्व पे हुँ, प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, फॉरेन रिज़र्व कम होता है। हुँ। तो आपको लगता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, दे विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड दे विल नॉट गो फॉर गोल्ड बाइंग? आई थिंक एज़ अ कंट्री वी हैव इवॉल्व्ड। अगर हम सिटीज़न की जो अंडरस्टैंडिंग देखने जाएँ, तो कोविड से लेके अभी तक आपको बार-बार ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे वेयर एज़ अ सिटीज़न वी हैव बीन रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर नेशन। एंड वो सिचुएशन में स्पेशली जब आपके जो लीडर हैं कंट्री के, वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो कहीं हद तक कंज़्यूमर डू रिस्पॉन्ड। कहीं इसीलिए तो गोल्ड के प्राइसेज़ अभी ऊपर नहीं जा रहे हैं? नहीं, नहीं, इतने हद तक तो हम शायद उसको नहीं एक्सटेंड एक्सटेंड कर सकते हैं। बट देखिए, व्हेन लीडर इज़ सेइंग कि आप यू डोंट बाय मोर, बट ही इज़ नॉट सेइंग कि आप जो आपके घर में पड़ा है उसको वापस एक्सचेंज में राइट। पुराना बेच के नया नहीं ले सकते। सो गोल्ड एज़ अ डिमांड अगर हम देखने जाएँ तो सर्कुलर इकोनॉमी में रहेगी। शायद हमारे जो फॉरेन रिज़र्व है, मेबी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद 1-2 साल के बाद हमें वो वापस मौका मिलेगा जहाँ पे हम फ्रेश गोल्ड खरीदें। एक रिक्वेस्ट है, अकॉर्डिंगली कंज्यूमर विल बिहेव एंड रिएक्ट। ओके। सो वी शुड एक्सेप्ट मोदी जी रिक्वेस्ट। सर, ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इस टाइम पे चल रहा है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो डिफेंस के स्टॉक, मेटल के स्टॉक, ये कुछ काफ़ी हद तक ऊपर चले जाते हैं। तो एज़ अ फंड मैनेजर जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो क्या अपने फंड में आप चेंजेस करते हैं मार्केट के हिसाब से? डेफिनिटली कीपिंग इन माइंड कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कितने समय तक रह सकती है, इफ़ इट स्टेज़ लॉन्ग, तो पोर्टफोलियो एक्शन हमें लेनी पड़ती है। वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर तक वो सिचुएशन रहती है, तो पोर्टफोलियो में उसका इम्पैक्ट आता है या कंपनीज़ जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किए, उनके अर्निंग्स में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। तो वो ध्यान में रख के हम अपने पोर्टफोलियो में ये रीबैलेंसिंग हम कहते हैं, वो हमें करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ सिचुएशंस ओके। इवॉल्व।
सर अभी पाकिस्तान और चाइना मीडिएशन में है, ईरान यूएस टॉक में। अगर एक मीनिंगफुल पीस डील हो जाए, होर्मुज ओपन हो जाए, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं 70-75 डॉलर पे आ जाए, तो आपके पोर्टफोलियो में सबसे पहले कौन से सेक्टर आपको लगता है जो बुलिश हो सकता है? सो आइडियली द आंसर वुड बी सिंपल। यहाँ पे जो चीज़ को लेके अगर इम्पैक्ट ज़्यादा आता है पर्टिकुलर सेट ऑफ सेक्टर्स को, तो जब भी वो चीज़ रिवर्स होती है तो उसका नेचुरली नॉर्मलाइजेशन, जो नीचे गए हैं उनका नॉर्मलाइजेशन या प्रॉफिट में रिवर्सल या नॉर्मलाइजेशन, वो आने की संभावना सबसे हाईएस्ट होती है। जैसे अगर हम क्रूड को लेके, अगर क्रूड ऊपर जाता है तो रिफाइनरी कंपनीज के मार्जिन नीचे चले जाते हैं, तो क्रूड अगर नीचे आता है तो रिफाइनरी कंपनीज के मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो वैसी कंपनीज को बेनिफिट होता है। ऑटो कंपनीज में थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि अगर क्रूड या एनर्जी प्राइसेस ऊपर रहें तो इनकी डिमांड शायद घट जाएगी। आई थिंक वो भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला प्ले है विच डू हैपन्स, एंड एनर्जी नॉर्मलाइजेशन वाले कुछ एक इवेंट्स हैं विच पोर्टफोलियो विल पार्टिसिपेट। सर इंडिया ने मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में एक न्यूट्रल डिप्लोमेटिक स्टैंस रखा है, रसिया यूक्रेन की तरह। लॉन्ग टर्म में क्या ये न्यूट्रैलिटी इंडिया को इकोनॉमिक डिविडेंड देती है? क्या मार्केट इस स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी को पॉजिटिव वे में प्राइस कर रही है या अभी तक नहीं? आई थिंक जो स्टैंड इंडिया ने लिया है, आई विल लिव इट टू द विजडम ऑफ आवर नेशनल लीडर। अभी तक जो भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं, आई थिंक नेशन को ऊपर रख के सारे डिसीजंस या विचार किए हैं। तो मे बी इनका जो पॉलिटिकल स्टैंस रहा है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि वेर इंडिया कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, या प्रॉब्ली हमारे स्टैंड से वो एग्रीवेट ना हो। एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट सिचुएशन, एज अ फंड मैनेजर हमारा जॉब होता है कि जो भी सिचुएशन हमें दी गई, हम हमारे पोर्टफोलियो को वापस रीड्राफ्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हमें वो करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली जो स्टैंड्स हुआ है, वी हैव रीड्राफ्टेड आवर पोर्टफोलियो। जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हुई है तो वहाँ पे द स्टैंड्स इज हाउ टू मिटिगेट इट। राइट। तो आई थिंक एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर या एज अ फंड मैनेजर हमारा काम वही होता है कि जो सिचुएशन दी गई है उसमें रीअसेस करके रीबैलेंस या रिकैलिब्रेट करें अपने पोर्टफोलियो को। ओके। सर लास्ट 20 इयर्स में चूंकि आप इक्विटी के फंड मैनेजर हैं, तो आपने ऐसी सिचुएशन पहले भी देखी होगी। तो राइट। ऐसी सिचुएशन से आप निकले कैसे और क्या चैलेंजेस रहा? आई थिंक वर्स्ट ऑफ जो सिचुएशन लास्ट 20 साल में हमने देखी है वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, जहाँ पे एज एज ए इंटेलेक्चुअल क्राउड हमने अंडर एस्टिमेट किया उसकी जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन थी। कोविड भी मैं हद तक कहूँगा कि उसकी जो ग्रेविटी थी इनिशियल फेज में मिसअंडरस्टूड था कि शायद ये पासिंग फेज है, जबकि एक्चुअल उसका इम्पैक्ट काफ़ी हाई ग्रेविटी वाला रहा। तो जनरली वैसे सिचुएशन को टैकल करना, पहले एक्सेप्ट करना कि ये सिचुएशन नॉर्मल है, एंड वापस रिविज़िट करना कि नहीं, ये जो मैं एक्सेस कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा डेप्थ वाली है, कहीं ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। वापस वो पोर्टफ़ोलियो को रीड्राफ्ट करना एक बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस है, एंड वही आपके मन को वापस रीअसेस करने के लिए जब आपकी सिचुएशन आती है, इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू रिविज़िट द नेम्स दैट यू वुड हैव अडॉप्टेड। आई थिंक वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है टू रिविज़िट द पोर्टफ़ोलियो, वापस उसमें रीजिग करें। ओके। सर 5 जून को आरबीआई ने रेट 5.25 रखा है हुँ। और उन्होंने इन्फ्लेशन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.1% रखा है। तो आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि रेट कट हो सकता है? अगर हम देखने जाएँ इन्फ्लेशन, जो आरबीआई का मैंडेट है, आरबीआई कहता है कि बिटवीन 4 टू 6% इज़ वेयर वी आर कंफर्टेबल। मतलब जब तक ये 4 और 6 के बीच के दरमियान में अगर इन्फ्लेशन रहेगा, तो शायद आरबीआई अपने हिसाब से टाइम लेंगे, एंड दैट इज़ देयर ओपन पॉलिसी। आज जब हम 5, सवा 5 के बीच में हैं एज़ एन इन्फ्लेशन, आई थिंक आरबीआई इन दैट ड्यू विज़डम इज़ राइट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ पॉज़। वो भी रीअसेस करना चाहते हैं कि हाउ इज़ डेटा शेपिंग अप, एंड ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं। तो दिस आल्सो मीन्स दैट आरबीआई हैज़ टू रीअसेस कि व्हाट इज़ हैपनिंग ग्लोबली, हाउ इज़ इंडियाज़ इन्फ्लेशन शेपिंग अप, एंड अकॉर्डिंगली देन फिर एक फाइनल स्टैंस लें। तो आई थिंक पॉज़ डज़न्ट मीन कि वो ऊपर जाएगा, बट पॉज़ आल्सो डज़न्ट मीन नीचे जाएगा। पॉज़ आल्सो मीन्स कि हमें वक़्त चाहिए कि ये पूरे डेटा को हम असेंबल करके एक राइट डिसीजन लें। सर एक
रेगुलर इन्वेस्टर अगर आता है और उसको एसेट एलोकेशन आज के डेट में करना हो, इफ़ ही हैज़ 100 रुपीज़, तो आपके एज अ फंड मैनेजर क्या माइंड में आता है कि किस तरीके से उसका पोर्टफोलियो होना चाहिए? सो आइडियली जब इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं जनरली दे कम थ्रू देयर एडवाइजर्स एंड आई थिंक एडवाइज़र डू जस्टिस। वो उनका जो रिस्क असेसमेंट है एंड उनके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं कि हाउ डू दे विश टू यूज़ देयर wealth over a period of time once it gets created over a period of 10 year 15 year 20 year। आई थिंक वो ध्यान में रख के काफ़ी हद तक पोर्टफोलियो या असेट एलोकेशन का कॉल डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र के लेवल पे हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू फंड मैनेजर हमारा रोल काफ़ी हद तक जो सेबी के गाइडलाइंस के अंदर जो हमारी स्कीम ऑपरेट करती है उसके भीतर रह के जो भी हमारे मैंडेट फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो हम उसमें ऑसिलेशन या डिसलेरेशन करके हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो सेगमेंट वाइज अगर से मैं बात करूँ तो मल्टी एसेट फंड लास्ट 2 ईयर से काफ़ी काफ़ी बात हुई मल्टी एसेट फंड की। हम्म। अभी आपको लगता है कि 100% मल्टी कैप फंड इक्विटी ओरिएंटेड या मल्टी एसेट की तरफ अभी भी देखा जा सकता है? सो अगेन इसमें जैसे अलग इन्वेस्टर्स होते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स वैसे ही अलग अलग उनके रिस्क असेसमेंट होते हैं। कुछ एक इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि शायद मैं हर बार जब भी पोर्टफोलियो देखूं मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन को सही मायनों में बीट राइट। करे और सस्टेनेबल वे में मुझे रिजल्ट देता रहे। और कुछ एक इन्वेस्टर होते हैं जो कहते हैं कि शायद मुझे अभी नेक्स्ट 5 ईयर जितना मैंने सेविंग करके रखा है उसकी शायद रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे मुझे नेक्स्ट 5 ईयर मुझे डेली बेसिस पे या पीरियोडिक बेसिस पे नहीं गेज करना बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर आप इस पे एक सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करके दें। तो ये डिफरेंट माइंडसेट के जो डिफरेंट इन्वेस्टर होते हैं इनको एक डिफरेंट एसेट एलोकेशन क्लास या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो मल्टी एसेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद आपको रेगुलर पीरियड में अगर आपको रीअसेस करना है आपके आउटकम्स जो इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट करके दें वहाँ पे काम आता है। और जो मल्टी कैप या बाकी हमारे इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट करके देते हैं एंड देन प्रॉब्ली इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव पीरियड एज वेल एज अमाउंट वाइज जैसे ही अचीव होता है वो उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। सर इस साल निफ्टी 10% डाउन है और 10 ईयर जीसेक यील्ड भी मीनिंगफुल लेवल पे है। क्या कोई केस बनता है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 2026 में इक्विटी से ज़्यादा डेट में रहें, या ये थिंकिंग लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग डिस्ट्रॉय कर देती है? सो मैं कहूँगा हर एसेट क्लास की एक टाइमिंग होती है। शायद हम कहते हैं इसको कि पेस पेस एंड पॉज। पेस माने कि रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं पॉज माने रिटर्न स्टैग्नेंट हो गए। तो ये पेस एंड पॉज का जो मिला जुला तालमेल है हम उसे कहते हैं रिटर्न्स सिक्लिकल मतलब ऊपर भी गए नीचे भी आए। तो इक्विटी के रिटर्न्स हमेशा आपको पेस एंड पॉज सिक्लिकल वे में आपको रिटर्न देके जाते हैं। जब हम डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं बॉन्ड यील्ड या ये आपको स्टेडी स्टेट रिटर्न्स देके जाते हैं। बहुत कम टाइम में आपको एक ऐसा भी देखने मिलता है कि दोनों के रिटर्न्स ऑलमोस्ट मैच हो जाते हैं एंड दैट डजंट मीन कि कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास अच्छा है या बुरा है। व्हेन इट कम्स टू इक्विटी द प्रोडक्ट इटसेल्फ ड्राफ्टिंग उसकी ऐसी होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि आप ज़्यादा उसमें रिस्क लेते हैं तो आप उसको टाइम भी देते हैं कि आप कहीं गलती करें तो उसमें से उभर के भी बाहर आ जाए एंड अकॉर्डिंगली यू अलाउ द रिटर्न्स टू कम बैक टू पेस जो पॉज पे है। तो आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे तो वो ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है। व्हेन इट कम्स टू बॉन्ड या प्रोडक्ट विच आर मोर इंटरेस्ट लिंक्ड तो वो आपको स्टेडी स्टेट वे में आपको रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखता है। ओके। सर लास्ट 2 ईयर्स में रिटेल इन्वेस्टर ने एसआईपी की। अक्टूबर 2024 में मार्केट पीक पे था। हम्म। उसके बाद 12 to 15% करेक्शन हुआ। फिर उसके बाद ईरान का एक झटका लग गया। एक इन्वेस्टर जो अभी 1 लाख इन्वेस्ट कर चुका है और उसकी वैल्यू 85,000 दिख रही है पोर्टफोलियो में, उसे आप क्या बोलेंगे? सो जनरली इक्विटी मार्केट की चाल ही वैसी होती है। कभी कभी आप इसको एक पेंडुलम की तरह देखिए। पेंडुलम कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं होता है
वो कभी राइट साइड पे ऑसिलेट ज़्यादा होता है या कभी लेफ्ट साइड पे ज़्यादा ऑसिलेट होता है। एंड इस दरमियान कभी कभी रिटर्न्स ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं एंड कभी कभी रिटर्न्स नेगेटिव जनरेट होते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म कैगर रिटर्न्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह रिटर्न बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको वोलेटिलिटी मिलेगी, बट जब आप 5 साल 10 साल के पीरियड के गैप के बाद उसको देखेंगे तो आपको एक ऐसा रिजनेबल अमाउंट मिलेगा जो एक कैगर के रूप में आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो इन्वेस्टर के पॉइंट से अगर मैं देखने जाऊँ तो ये वोलेटिलिटी इज़ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड इट इज़ आवर जॉब कि वो वोलेटिलिटी को थोड़ा कम करें एंड इट इज़ आवर जॉब कि वोलेटिलिटी से जब हम बाहर आएंगे तो रिस्क एडजस्टेड जो आपके रिटर्न्स है वो आपके फेवरेबली इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहें। सर जब वॉर शुरू हुआ फरवरी में, हम्म। तो आपके फंड में रिडेम्पशन प्रेशर आया क्या? और एज अ फंड मैनेजर जब आपको पता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो आप चाहते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिडेम्पशन करे या स्टे इन्वेस्टेड रहे? सो रिडेम्पशन आई थिंक अगर हम देखने जाएं इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर रहा है लास्ट 5 साल में स्पेशली आफ्टर कोविड, आई थिंक काफ़ी हद तक हमने इसमें चेंजेस देखे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। मे बी बिकॉज ऑफ द एजुकेशन जो हमारे एडवाइज़र्स ने, जो म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र्स हैं उन्होंने दिया है, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके बिहेवियरल चेंजेस में दे हैव बीन डिप्लॉइंग मनी जितना शायद दे बिलीव के दे मे नॉट बी नीडिंग इट इमीडिएटली। तो इससे क्या हो जाता है कि आप काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट सेम रीज़न हमने इतना रिडम्पशन प्रेशर नहीं देखा है। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टर एबिलिटी या हमारी एबिलिटी टू जज कि मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो आई थिंक अगर हम देखें लास्ट 20 साल में 20% ऑफ द टाइम मार्केट करेक्ट हुआ है, बट करेक्शन की शार्पनेस काफ़ी होती है, बट 80% ऑफ द टाइम मार्केट पॉजिटिव भी रहा है। सो अगर हम वो 20% ऑफ द टाइम मार्केट को अगर हम टाइमिंग करने जाएंगे और अगर हमसे छूट जाता है तो उसकी जो रिटर्न जब बनती है, जब वो रिवर्सल में रिटर्न बनती है तो वो भी हमसे छूट जाएगा। तो दैट इज़ वेयर समहाउ वी से इन्वेस्टर्स कि आप उतना ही रिस्क लीजिए वेयर यू आर अवेयर कि आपको इमीडिएट नेक्स्ट 5 या 10 ईयर में वो अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दैट जब वो पैसा बना रहता है तो अपने आप वो कैगर बनती जाती है, रादर देन इन एंड आउट में क्या हो जाता है कि आप वो वी कर्व या वी शेप रिकवरी का जो फेज़ होता है उसमें आप मिस टाइमिंग में ज़्यादा पैसा गवा बैठते हैं। ओके। तो आइडिया इज़ स्टे इन्वेस्टेड, स्पेशली जहाँ पे आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेने की बारी आती है, स्टे इन्वेस्टेड। ओके। सर कोविड के बाद जो रैली आई मार्केट में, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में आए हैं। तो क्या ये लास्ट 2 इयर्स का जो रिटर्न नहीं बन पाया इन्वेस्टर को, आपको लगता है वो मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे? ऐसे कुछ एक इन्वेस्टर शायद ऐसे भी होंगे जो पिछले 3 साल या 5 साल के रिटर्न्स को देख के आए हैं। दैट वुड बी रॉन्ग इफ़ दे बिलीव कि जो पिछले 4 या 5 साल में रिटर्न्स बने हैं वो ऐसे ही बनते रहेंगे। मार्केट का अगेन वो एक फेज़ होता है जहाँ पे वो ज़्यादा रिटर्न देके जाता है, कुछ एक समय तक थोड़ा कम रिटर्न जनरेट करते हैं एंड अगेन उसकी एक राइट इकोनॉमिक साइकिल के साथ वो मैच अप करके राइट रिटर्न जनरेट भी करता है। आई थिंक अगर हम इंडिया को देखने जाए तो हम एक ऐसे स्टेबलाइजेशन फेज़ में हैं जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू टेक लीप ऑफ फेथ, जहाँ पे हम अपने आप को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। जो हमारे पिछले 5 साल की मेहनत है उसका हमने रिजल्ट देख लिया। जो अब का समय है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एज एन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसका रिजल्ट हमें आने वाले 5 साल में मिलेगा। तो हो सकता है जो बीच के 1-2 साल जहाँ पे उन्हें रिटर्न्स शायद उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर नहीं मिले, दैट डजंट मीन कि कैपेबिलिटी नहीं है हमारी इकोनॉमी में फास्ट ग्रो करने के लिए। कैपेबिलिटी है एंड अकॉर्डिंगली रिटर्न्स विल ऑल्सो कोइंसाइड विद दोज कैपेबिलिटीज। मतलब देखा जाए सर तो पोर्टफोलियो बनाने का यही सबसे बेस्ट टाइम है। आई थिंक जब जब ऐसे क्राइसिस आते हैं, हमने पास में देखा है, क्राइसिस एक आपको मौका देता है आपके पोर्टफोलियो को वापस स्ट्रेंथन करने का। तो ये एक मौका शायद मैं मानूंगा, ये एक और एक मौका होगा। सर इंडिया जून 2026 में ग्लोबली 7th पोजीशन पे आ गया मार्केट कैप में। ताइवान और साउथ कोरिया ने ओवरटेक कर लिया अपने मार्केट को। इनका कंबाइंड सेमीकंडक्टर एज है एआई सप्लाई चेन में। क्या इंडिया के ये स्लाइड स्ट्रक्चरल है या सिक्लिकल है? और फोर्थ रैंक वापस आने में रियलिस्टिकली कितना टाइम लगेगा? आई थिंक समहाउ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बज़ था वो हमने मिस कर दिया एंड दैट डजंट मीन कि इंडिया कैन नॉट कम बैक। आई थिंक ओवरऑल हम शायद लेट थे उसको रिकग्नाइज करने में, बट देर आर फ्यू स्टार्टअप्स जो उस पे वापस
काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। देर आर फ्यू स्टार्टअप्स जो ऑलरेडी नेशनल हेडलाइंस बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द कैपेबिलिटी। आने वाले समय में हो सकता है जब ये राउंड 2 होगा एआई का, तब इंडिया रेडी होगा अपने एआई असेट्स को लेके, एंड हो सकता है वो कंपनीज पे हम इन्वेस्टर्स की तरह रहें, एंड वी एज अ कंट्री विल आल्सो बेनिफिट आउट ऑफ इट। व्हेन इट कम्स टू मार्केट कैप, या हम कहेंगे जो 7 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, पहले जो 4 नंबर पे थे, आई थिंक इसको हम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। जो हमारे इंडिया की जीडीपी है, लगभग लगभग उसके बराबर हमारा मार्केट कैप आ चुका है, जो 2 साल पहले शायद उससे थोड़ा आगे राइट। चले जा चुका था। आई थिंक विद दैट करेक्शन इन माइंड, एंड कीपिंग इन माइंड जो आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग को लेके काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम कर रहे हैं, कंजम्पशन को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं, आई थिंक ये तीनों चीज़ को मिला के हमारी इकोनॉमी की जो गति है वो इम्प्रोवाइज़ होगी। एंड जब वो इम्प्रोवाइज़ होगी, एंड एआई का भी जो मिला-जुला अगर हम कोऑर्डिनेशन करके ये कंपनीज़ को ग्रो कर पाएँगे, तो आने वाले 5 साल में मैं मानता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ वापस हमें ऊपर की ओर लेके जाएगी। टुडे वी आर मिसिंग दैट कैपेबिलिटी, टुमारो वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट कैपेबिलिटी। ओके। सर, एआई में बहुत सारे जो एपीआई आउटफ्लो हुए हैं, एज ए इंडियन इन्वेस्टर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ये जो एआई के प्राइसेस ऊपर गए हैं, आपको लगता है वो बबल है या वैल्यूएशन को अभी वो लोग सही रखते हैं? सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जब भी एक टेक्नोलॉजी आती है तो उसके इर्द गिर्द एक एक्साइटमेंट होती है कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी एडप्टेबिलिटी काफ़ी रहेगी या नहीं रहेगी। आई थिंक एआई को लेके ये एक कंसेंसस बन चुका है कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आने वाले समय में काम में रहेगी। अ, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके कमर्शियल टर्म्स हमें वायबल होंगे या नहीं। जैसे अगर हम समझने जाएँ कि जो इसकी प्राइसिंग होगी और जो हमारी ह्यूमन की प्राइसिंग है, क्या उसकी प्राइसिंग उसके कंपैरेटिव अच्छी रहेगी कि आने वाले समय में शायद हम एआई को ज़्यादा यूज़ करें और ह्यूमन की कैपेबिलिटी कहीं और यूज़ करें। ये वाली जो इकोनॉमिक्स वाली जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी भी इवॉल्व हो रही है। और इस दरमियान क्या हो जाता है कि जभी भी ऐसी एक्साइटमेंट टेक्नोलॉजी को देख के बनती है, तो मार्केट ट्राइज टू प्राइस इन लॉट ऑफ फ्यूचर रिलेटेड अर्निंग्स। शायद हम ऐसे फेज में हैं जहाँ पे फ्यूचर काफ़ी हद तक हम डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर इतना परफेक्शन वे में अगर हम फ्यूचर डिस्काउंट कर रहे हैं और इसमें थोड़ा भी मिसेस आता है, तो इसमें डिसअपॉइंटमेंट इन्वेस्टर की साइड से ज़्यादा महसूस करना पड़ता है। तो बबल है या नहीं, शायद 99 में भी ये क्वेश्चन था, शायद 2007 में भी वो क्वेश्चन था, बट जैसे 99 के बाद 2000 आया एंड हमें पता चला कि Y2K का एक प्रॉब्लम था या आईटी एक बबल था वैल्यूएशन को लेके, या 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे क्रिएट हो गया था बिकॉज ऑफ ओवर लेवरेज। यहाँ पे भी हाइंडसाइट में इवेंट होने के बाद ही हम सही मायनों में कह पाएंगे कि ये बबल था कि नहीं। बट फिलहाल हम वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक परफेक्ट वे में डिस्काउंट कर रहे हैं, जो अच्छी सिचुएशन नहीं है फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो रॉन्ग जाएंगे तो बैकफायर करता है रिटर्न्स पे। सर, एज ए इन्वेस्टर जब रिटर्न्स हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और आज डॉलर का रेट जो है 95 96 के आसपास चल रहा है, जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि मैं ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करूं एट द मोमेंट। तो एज अ फंड मैनेजर आप क्या देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस तो नहीं है? तो सी वी हैव टू कीप इन माइंड, जब हम एफ को देख के अगर वो स्टाइल को मिमिक करने जाते हैं, तो एफ का काम ही वही है कि वो ग्लोबली जाके कंट्रीज़ को फाइंड आउट करे कि कौन सी कंट्रीज़ चीप अवेलेबल हैं, ताकि वो उसमें इन्वेस्ट करके पैसा बना सकें। जब हम इंडिया में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, जो आज की तारीख में जीडीपी इज़ ग्रोइंग दैट एट 6.5 7.5 काइंड ऑफ रन रेट। अगर आप देखने जाओ तो ग्लोबली इतनी फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज आपको नहीं मिलेंगी, एंड विद दैट साइज जो इंडिया की साइज है, ये एफ को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकती है इफ़ वी गेट आर ऑल एक्ट राइट। आज की तारीख में एफ हमसे अगर हम कहेंगे कि बाहर गए हैं, तो क्यों गए हैं? बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। शायद 2 साल पहले हमारे वैल्यूएशंस ऐसे थे कि उन्होंने लगा कि ये कंट्री से ज़्यादा दूसरी कंट्री अट्रैक्टिव है। अ, आने वाले समय में हमारे वैल्यूएशंस तो अच्छे हो चुके हैं। ये जो बैलेंस शीट का थोड़ा बहुत एनर्जी क्राइसिस के चलते थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, आई थिंक वी आर हैंडलिंग इट वेरी वेल। वंस इट सेटल्स डाउन,
we also now, or probably going forward, will also become an attractive nations जहाँ पे FIs will want to come back and invest. So FIs का जाना और आना, it is more to do with risk reward rather than permanent hate relationship. There is nothing permanent love or hate. FI के point of view से everything is risk reward, and उनके पास global countries opportunities available हैं. विद इन इंडिया जो हमारे इन्वेस्टर हैं, उनको बिटवीन सेक्टर्स एक्सेलरेशन या मूव ऑन मूव इन करना पड़ता है. तो आई थिंक इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज़ टाइम एंड अगेन क्रिएट होती रहती हैं. एंड अकॉर्डिंगली एज अ फंड मैनेजर हमारा भी काम हो जाता है कि वी कीप आइडेंटिफाइंग दोज न्यू सेक्टर्स जहाँ पे वी कैन मेक एडुकेट रिटर्न फॉर आर इन्वेस्टर, जो काइंड ऑफ मैंडेट लेके हम बैठते हैं. सर, इंडिया की आज के डेट में सारी इमर्जिंग कंट्री में इंडिया इज़ द चीपेस्ट मार्केट? इमर्जिंग मार्केट में थोड़े हद तक हम अभी अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं वैल्यूएशंस को लेके. इतना कह के मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज सी एब्सोल्यूट अट्रैक्टिवनेस से बेटर है कि ग्रोथ या रिस्क एडजस्टेड अगर हम देखने जाए अट्रैक्टिवनेस, आई थिंक इंडिया अभी वो जोन में आ रहा है जहाँ पे हम अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं. ओके सर, इंडिया की सेमीकंडक्टर मिशन जो चल रहा है उसमें आपका क्या स्टेक है? आप वेट एंड वॉच अप्रोच में हैं या आपको लगता है कि कुछ हो सकता है? सो राइट नाउ अगर हम लिस्टेड स्पेस में देखने जाएं तो इतने ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं जो उसमें डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं. काफ़ी हद तक कंपनीज ऐसे स्पेस में जो लिस्टेड नहीं है. आई थिंक वी ऑल एक्नॉलेज कि अगर इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग पावर और एनहांस करना है तो सेमीकंडक्टर की जो अपॉर्चुनिटी है उसे हम मिस नहीं कर सकते. मैनी कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटीज़. गोइंग फॉरवर्ड अगेन ये लिस्टेड माध्यम से जब भी आएंगे तो वी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, री एवेल्युएट, और या कहते हैं हम रिस्क रिवॉर्ड विजिट करके रिविजिट करके उसे देखना चाहेंगे. कुछ एक नाम्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं अक्रॉस जो हम स्कीम्स लेके बैठे हैं. आर दे वेरी बिग रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट सेमीकंडक्टर कैन डिलीवर? आई थिंक इतने ज़्यादा लिस्टेड प्ले ना होने के कारण इतना एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है पोर्टफोलियो में फिलहाल. ओके सर, अभी रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं, एक लाइन में आपको जवाब देना है, ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ईरान यूएस पीस डील हो जाता है अगले 60 दिन में, आपका सबसे पहला पोर्टफोलियो एक्शन क्या होगा? कोई एक सेक्टर का नाम लीजिए। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ये एक सेक्टर है जो बेनिफिट कर सकता है वापस. एआई बबल 2026 में बस्ट होगा या 2028 तक चलेगा? पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जब एक्सेसिव रिटर्न बनते हैं तो उसके इर्द गिर्द 1-2 साल में चैलेंजेस आती हैं. बबल है या नहीं, शायद हमें आने वाले 2 साल में ये पता चल जाएगा. सर, एक इन्वेस्टर जब हमारे पास आता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम लोग उसके रिस्क के हिसाब से प्लानिंग करके देते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट अगर एक इन्वेस्टर डायरेक्टली फंड मैनेजर के पास पूछे कि आपके हिसाब से क्या पोर्टफोलियो बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल के लिए, तो आप क्या पोर्टफोलियो बना के देना देंगे? सो सी वी हैव टू कीप इन माइंड इंडिया. अगर हम इंडिया में देखने जाएं तो हमारी अलग अलग लेवल पे स्टोरीज इवॉल्व हो रही है. व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे एक स्टोरी इवॉल्व हो रही है. व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, दोनों पे स्टोरी इवॉल्व हो रही है. एंड इवेंचुअली जब हम पैसा कमाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम खर्च भी ज़्यादा करेंगे. तो कंजम्पशन एज अ जर्नी वो भी हमारी इवॉल्व हो रही है. तो व्हेन इट कम्स टू इंडिया, मैं तीनों चीज़ को ध्यान में रख के कहूँगा कि ये तीनों चीज़ को आप ध्यान में रखिए एंड अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए. ओके। अगर आपको आज एक ही सेक्टर में नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए पैसा लगाना हो? सी एज अ सेक्टर एलोकेशन मैं कहूँगा ये काफ़ी टेक्टिकल होता है. आउट ऑफ 100 15% एलोकेशन तक ये सही रहते हैं. उसके बियॉन्ड थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है. फ्रॉम 3 ईयर परस्पेक्टिव मैं कहूँगा इन्वेस्टर प्राइमा फेसी शुड हैव मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. विद इन दैट अगर उनके पास 100 रुपये में 85 डाइवर्सिफाइड, 15% सेक्टर ओरिएंटेड अगर रखते हैं तो वो सही रहेगा. नेक्स्ट 10 इयर्स इंडियाज ग्रोथ स्टोरी? आई थिंक हम जहाँ पे आज खड़े हैं, आई थिंक हम फाउंडेशन सेट कर रहे हैं नेक्स्ट 10 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडिया विल इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एंड उसमें काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट्स, काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरिंग एज अ बास्केट, एंड कंजम्पशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. जीडीपी हम कितने परसेंटेज तक जा सकते हैं? आई थिंक जीडीपी की ग्रोथ 6 to 8 इज़ अ वेरी गुड हेल्दी रन रेट. आने वाले समय में इंडिया वहाँ वो बैंड के बीच में आई थिंक मेंटेन कर सकते हैं. इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल?
यस, इनफैक्ट हाई क्राइसिस सिनेरियो में अगर हमने जो हमारी स्ट्रेंथ दिखाई है इन्फ्लेशन कंट्रोल में ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन एंड इवन टुडे व्हेन इट कम्स टू यूएस ईरान क्राइसिस, आई थिंक वी हैव शोन स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी. Current account deficit and fiscal deficit are under control. Fiscal deficit, we have got a lot of kudos from global rating agencies. Current account deficit today, especially because of energy crisis, थोड़े हमारे inferior हो गए, but I think it's a passing phase and it will only get rectified as we move forward. 2024 तक सर मोदी जी ने बोला है कि हम इंडिया एज अ डेवलप इकोनॉमी हो जाएंगे, आपको लगता है? आई थिंक काफ़ी हद तक हम नंबर 3 पे तो पहुंच ही जाएंगे, वो तो काफ़ी क्लियर है. विद द काइंड ऑफ स्टेप्स दे आर टेकिंग, वी आर ऑलमोस्ट देयर. आई मीन वी आर डूइंग राइट थिंग्स. So thank you so much to coming all the way and explaining to our investor कि अभी आज के डेट में अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक ब्रॉडर वे में जो एक इन्वेस्टर को करना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड. Thank you very much for having me on your podcast.